हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपके अभी जो रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का क्या ट्रेंड है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्लास रखी है कि एक तो इसमें आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें ताकि हम एग्जाम स्टूडेंट्स तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्लास से। हमने सबसे पहले जो क्वेश्चंस का लेवल रखा है वो इजी से मीडियम और उसके बाद हमने एडवांस रखा है ताकि आपको इजीली जो है टॉपिक समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अपन बात करें तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, मतलब मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन से आपके भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4A। तो यहाँ पे अपन बात करें मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान है वो आपके भाग 3 में इनका उल्लेख है। भाग 2 जो है वो आपके नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता। जबकि भाग 4 क्या है, डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनका उल्लेख है भाग 4 में। जबकि भाग 4A में आपके जो है मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख है। भाग 4A में आपके मूल कर्तव्य का उल्लेख है। तो देखिए यहाँ पे अपने को चार चीजें ध्यान रखना है। एक तो आपके भाग 3 में मूल मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है। भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित, भाग 4 आपके नीति निर्देशक तत्व और भाग 4A आपके जो है ये मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। भाग 4 मूल संविधान में नहीं था, इसे आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1976 में जोड़ा गया। तो ये भी आप चीजें ध्यान रखें। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट आपके है कि संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, मतलब मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है प्रावधानों का उल्लेख कहां से कहां तक है। ऑप्शन से आपके अनुच्छेद 10 से 32, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 14 से 45 और अनुच्छेद 15 से 31। तो जो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है वो आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक है। देखिए, अनुच्छेद 1 से जो है 4 तक तो आपके संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 तक आपके जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। और मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है कि भाई मौलिक अधिकार कौन कौन से शामिल होंगे, क्या है उसके बारे में इन सब का वर्णन है। आगे अपन बात करें कि मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है। यहाँ पे वर्तमान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन अपन बात करें 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो वर्तमान में अगर पूछा है मौलिक अधिकार तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या आपके है 6। और अगर पूछा जाता कि मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में कितनी थी, अगर मूल संविधान का यहाँ पे बात होती तो अगर आपके यहाँ पे आंसर रहता 7। अब देखिए वर्तमान में कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले जो बात करें अपन, वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। अब 6 मूल अधिकारों में अपन बात करेंगे, पहला जो है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है पहला, ठीक है। यहाँ पे अपने को 6 अधिकार याद करने हैं और 6 अधिकारों के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से अनुच्छेद है। तो आपको यहाँ से कम 6 जो क्वेश्चन है इसके अलावा अपने तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहली चीज समानता, दूसरा आपके स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आपके जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा आपके है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यकों के संबंधित है संस्कृति का शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा, ठीक है। छठा है वो है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पे ये ध्यान रखना है संस्कृति एवं शिक्षा जो अल्पसंख्यकों से संबंधित संस्कृति एवं शिक्षा है, जबकि शिक्षा का अधिकार आपके अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 अधिकार है। यहाँ पे पहली चीज बात करें कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा जो अल्पसंख्यकों से संबंधित है उनसे संबंधित, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब अपन बात करें इनसे संबंधित अनुच्छेद की, तो ये देखिए आपके समानता का जो अधिकार है वो आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका उल्लेख है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें कि समानता के अधिकार का उल्लेख कहां से कहां तक है,
14 से 18 तक उल्लेख है, जबकि स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख आपके है 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख आपके 23 से 24 तक है, और आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा जो अल्पसंख्यकों से संबंधित है उसका उल्लेख है आपके अनुच्छेद 29 में 30 में, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकारों का उल्लेख है आपके अनुच्छेद 32 में। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये चीज याद रखना, देखिए एक तो याद ध्यान रखिए वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, 6 है, और कौन कौन से, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, आपके संस्कृति एवं शिक्षा और संवैधानिक उपचार, तो ये 6 अधिकार है। अब इनका उल्लेख आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकते हैं कि जैसे स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक। समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख तो 25 से 28 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख आपके 23-24 तक। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा जो अल्पसंख्यकों से संबंधित है वो 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख आपके अनुच्छेद 32 में। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहां से अपन के कम से कम 6 से 8 क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन आपके समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अपन ने अभी पढ़ा तो संपत्ति का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। देखिए पहले जो था मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, तब जो है आपके जो मूल अधिकारों की संख्या थी 7। तो इसके बाद क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर जो है वो विधिक अधिकार बना दिया, मतलब अनुच्छेद 300A में इसका प्रावधान कर दिया गया और ये एक विधिक अधिकार को दर्जा दे दिया गया। तो यहाँ पे अभी वर्तमान में जो है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके समानता के अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। मैंने अभी बात की कि अपन ने 6 मूल अधिकार पढ़े, तो यहाँ पे पूछा है समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है। अनुच्छेद 12 से 15, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22 और अनुच्छेद 23-24। तो जो है समानता के अधिकार का उल्लेख जो है आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक उल्लेख है। अपन ने बात की थी स्वतंत्रता का अधिकार वो 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 तक। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो मूल अधिकार है वो तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, और इन 6 मूल अधिकारों का उल्लेख कहां से किस किस अनुच्छेद में है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अनुच्छेद 14 क्या सुनिश्चित करता है, मतलब किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, विधि के समक्ष समानता और स्वतंत्र अभिव्यक्ति। तो देखिए जो है अनुच्छेद 14 का उल्लेख जो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समता या समानता इसका उल्लेख है। अपन बात करें दूसरों की, तो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपके अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। शिक्षा का अधिकार जो है वो आपके दिया गया है अनुच्छेद 21A में, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे कौन सा संविधान संशोधन है क्या है। आगे स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख आपके अनुच्छेद 19 में है, 19(1)A में है इसका उल्लेख, स्वतंत्र अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट आपके है अनुच्छेद 17 का संबंध है उपाधियों के अंत से, अस्पृश्यता के अंत से, धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार से। तो देखिए अनुच्छेद 17 जो है वो आपके अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। उपाधियों का अंत आपके अनुच्छेद 18 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता मैंने आपको बताई अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 25 से 28 तक, ठीक है। और शिक्षा का अधिकार आपके है अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21A में इसका उल्लेख है। तो ये चीज ध्यान रखें। यहाँ पे आपके क्वेश्चन अभी ये पूछा है अस्पृश्यता का अंत, आपके और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 18। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा का अधिकार आपके अनुच्छेद 21A में, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार जो है मूल संविधान में नहीं था, इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। तो ये भी चीज आप ध्यान रखें कि इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21A में है। सॉरी, अब देखिए ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपके अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रदत्त है। मतलब अब अपने को डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई जो अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 है उसका जो सब प्रोविजन है उसमें किसका उल्लेख है। तो क्या में किसका उल्लेख है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19(1) में जो है
ये आपके वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसी में आपके जो है समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह है, न्यूज चैनल्स वगैरह है, उनकी स्वतंत्रता का उल्लेख भी इसी में निहित है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसमें उल्लेख है लेकिन इसी में निहित है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक तो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता और एक आपके सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं आपको बताऊं। यहाँ पे मैंने बोला जो है समाचार पत्रों की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार, इनकी जो है इनका जो प्रावधान है, इनका ये जो चीजें है वो इसी में निहित है, इसमें उल्लेख नहीं बोला, ये चीज ध्यान रखना है। अनुच्छेद 19(1) में इनका उल्लेख नहीं है, लेकिन जो है ये अधिकार जो है वो इसी अनुच्छेद के तहत मिले हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, इनका उल्लेख नहीं है, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने और एक्सप्रेस करने की जो स्वतंत्रता है वो आपके अनुच्छेद 19(1) में है, क्या में है। ठीक है, आगे अपन बात करें नेक्स्ट की, तो सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में निहित माना गया है, वही मैंने आपको बताया। तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 21(a), अनुच्छेद 51 है। ठीक है, तो आपके यह इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 19(1) में सूचना का अधिकार निहित है। अगर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता कि समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता है वो किसमें निहित है, तो उसका भी आंसर आपके अनुच्छेद 19(1) में ही होता। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है। तो अनुच्छेद 19 के तहत जो है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसके बारे में अपन ने बात की अभी। एक तो जैसे अभिव्यक्ति, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, प्रवास की स्वतंत्रता, व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, है ना, बसने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। तो ये 6 स्वतंत्रताएं का उल्लेख आपके अनुच्छेद 19 में है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके है मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में किया जा सकता है। ऑप्शन है संसद के सत्र में, राज्यपाल की अनुमति से, आपातकाल की घोषणा पर, या न्यायपालिका के आदेश से। तो देखिए मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है, सस्पेंशन है, वो आपकी सिर्फ एक ही कंडीशन में किया जा सकता है, आपातकाल की घोषणा पर। ये चीज ध्यान रखना है। और ये आपातकाल की घोषणा से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है और इनका निलंबन कौन कर सकता है, उसके बारे में अपन आगे के क्वेश्चंस में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे जो क्वेश्चन है आपके, अनुच्छेद 18 का संबंध है वो किससे है, मतलब धर्म की स्वतंत्रता से, उपाधियों के अंत से, न्यायिक समीक्षा से और शिक्षा के अधिकार से। सॉरी, अनुच्छेद 18 जो है वो आपके उपाधियों के अंत से संबंधित है, ये चीज ध्यान रखना है। धर्म की स्वतंत्रता जो है वो आपके अनुच्छेद 25 से 28 तक है। न्यायिक समीक्षा का से संबंधित कोई अनुच्छेद नहीं है, लेकिन जो है अनुच्छेद 13 जो है, जिसमें आपके जो है विधि की परिभाषा है, उसके तहत जो है न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन इसका उल्लेख नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी। शिक्षा का अधिकार का अपन ने बात की, अनुच्छेद 21(a) में इसका उल्लेख है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मौलिक अधिकारों की न्याय योग्यता मतलब जो है जस्टिसिएबिलिटी का अर्थ क्या है, मतलब प्रवर्तनीय जो है, न्यायालय में प्रवर्तनीय, उसका क्या उल्लेख है। अधिकार केवल विधानमंडल द्वारा नियंत्रित होंगे। अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में याचिका नहीं की जा सकती। अधिकारों की रक्षा है तो न्यायालय में याचिका की जा सकती है। अधिकार केवल कार्यपालिका पर निर्भर है। तो देखिए मौलिक अधिकारों में सबसे अधिक पावर नागरिकों को दी गई है कि अगर अधिकारों की रक्षा हेतु वे न्यायपालिका में याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये आपके इसका तो आंसर बेसिकली ये रहेगा। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों के लिए है। नागरिकों को इसमें ये गारंटी प्रदान की गई है कि अगर आपका इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायपालिका में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके अनुच्छेद 32 है, तो अनुच्छेद 32 के तहत तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अपील कर सकते हैं। और एक आपके अनुच्छेद 226, 226 के तहत आप मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कंपैरेटिवली जो है याचिका दायर करने में जो है पावरफुल ज्यादा हाई कोर्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो है ये यूपीएससी लेवल के एग्जाम में पूछे गए। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जो है याचिका दायर करने में कैसे ज्यादा पावरफुल है कि अगर आपके सिर्फ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन विधिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी आप जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो इस कारण से याचिका दायर करने के संदर्भ में आपके हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है,
शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार और संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 32 जो है ये आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अब देखिए शिक्षा का अधिकार अपन ने बात की थी अनुच्छेद 21A में, समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक, और संघ बनाने की स्वतंत्रता ये आपके अनुच्छेद 19(1) घ या सी में इसका उल्लेख है। तो ये चीज ध्यान रखें कि कौन सा अनुच्छेद आपके किससे संबंधित है, यहां से आपके जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपातकाल की घोषणा, जैसे अपन ने बात की थी कि मौलिक अधिकारों को जो निलंबन हो सकता है, तो वो निलंबन कौन करता है और किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो वो अपन बात करेंगे। आपातकाल की घोषणा के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? ठीक है, ऑप्शन अनुच्छेद 356, 57, 357, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। देखिए मौलिक अधिकारों के निलंबन का जो प्रावधान है वो आपके अनुच्छेद 358 और 359 में इसका उल्लेख है। पहली चीज तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो ये कर सकते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। अब राष्ट्रपति कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, उसके बारे में अपन बात करें। एक सेकेंड, भारत के राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। अब देखिए 2 आर्टिकल्स है, तो अनुच्छेद 358 में है, इसके तहत क्या है कि भाई अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 से संबंधित प्रावधान है कि यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण हो तो राष्ट्रपति जो है यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण हो तो अनुच्छेद 19 जो है निलंबित किया जा सकता है। यदि यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि जो इसमें एक और प्रोविजन किया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, यहाँ पे आपके लेवल अप हो रहे हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में यह प्रावधान किया गया कि यदि सशस्त्र विद्रोह हुआ है तो और उस दौरान राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो आपके अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। मतलब जो है आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 358 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 19 के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 निलंबन होगा यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण हुआ हो। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में यह प्रावधान किया गया कि यदि सशस्त्र विद्रोह हुआ है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। अब अपन बात करें अनुच्छेद 359 के बारे में, तो अनुच्छेद 359 में यह है कि अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी जो अधिकार है ये राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो अपने को ध्यान रखना है कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ये चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, आगे के एग्जाम क्वेश्चंस में भी आपको मिल जाएगा। सॉरी, अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल जो सब आर्टिकल्स का पूछने का आज का ट्रेंड हो गया। तो अनुच्छेद 19(1) किस स्वतंत्रता से संबंधित है, तो यहाँ पे देखिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित, संघ या सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता, भारत में संचरण की स्वतंत्रता, किसी व्यवसाय व्यापार और पेशे के संचालन की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19(घ) या सी आपके जो है संघ या सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आजकल एग्जाम में जो है सब आर्टिकल्स के भी पूछने का ट्रेंड है। आगे अपन बात करें कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है, मतलब जो है पब्लिक प्लानिंग जो है उसमें, या जैसे नौकरियों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान भी अगर आपको पूछा जाए तो सेम चीज है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख जो है वो आपके जो है अनुच्छेद 16 में है। अगर यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाए कि जो इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 16 के तहत ही जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के जो लोगों को आरक्षण भी दिया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी आरक्षण दिया गया है, तो वो जो सारी चीजें हैं वो आपके अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 से रिलेटेड है। जो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है वो आपके अनुच्छेद 16 से रिलेटेड है। शिक्षण संस्थानों में और जो भेदभाव से रिलेटेड जो है आपके जो प्रोविजन है कि जन्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर जो भेदभाव से प्रतिषेध रहेगा वो आपके अनुच्छेद 15 से रिलेटेड है। आगे अपन बात करें अनुच्छेद 17 जो है ये आपके अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। अस्पृश्यता को इस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया है। और अनुच्छेद जो है 18 जो है उपाधियों के अंत, जो उपाधियां दी जाती है जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो ये सभी जो उपाधियों के अंत से रिलेटेड है कि भाई इस उन उपाधियों के तहत उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब उन्हें वरीयता नहीं दी जाएगी, सभी समान रहेंगे। आगे अपन बात करें नेक्स्ट, तो अनुच्छेद 19(ड)
तो ये आपके ई जो है वो इसमें क्या निहित है, मतलब किससे संबंधित है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके आजकल जो है कई एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन से व्यापार करने की स्वतंत्रता, निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 या ई में जो है निवास करने और बसने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 का लोप किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन से 42वां, 43वां, 44वां और 52वां। तो अनुच्छेद 19 का लोप जो है वो आपके 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन का ईयर भी आप ध्यान रखें। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सॉरी अनुच्छेद 19। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 से रिलेटेड जो है वो आपके जो क्वेश्चंस जो है वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे वर्णित अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं पे प्रतिबंध लगाए जाते हैं संसद की इच्छा अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक, राष्ट्रपति के आदेश से और न्यायपालिका की अनुमति से। तो देखिए अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है और अनुच्छेद 19(2) से जो है 19(6) तक इनके अंतर्गत प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं कि जो है लोक व्यवस्था या आपके जो है राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता को अगर प्रभावित करते हैं तो इस प्रकार की स्वतंत्रताओं पर रोक भी लगाई जा सकती है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 20 के ऑप्शन में अपन बात करें कि विधि के समक्ष समानता से, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण से, धार्मिक स्वतंत्रता से और संपत्ति के अधिकार से। तो देखिए अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण से संबंधित है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। आगे अपन बात करें, यहाँ पे ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको इस आर्टिकल में क्या प्रोविजन है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे अपन बात करें जैसे अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अपन ने बार बार बात की, अनुच्छेद 21। संपत्ति का अधिकार आपके अब मूल अधिकार नहीं रहा, अनुच्छेद 300A में इसका प्रावधान कर दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता आपके अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका उल्लेख है। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने का अधिकार किस अनुच्छेद के मूल अधिकार के तहत माना है। तो देखिए जो जीवन साथी चुनने का अधिकार है, अभी मैं आपको बताऊंगी जैसे जो अनुच्छेद 21 है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कई बार व्याख्या करके कई चीजों को इसमें शामिल किया है। तो उसमें ये चीज भी ध्यान रखें कि जो अगर नया अपडेट आता है जैसे पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार या स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, ऐसे कई सारे प्रोविजन है। उसमें से एक ये भी है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार। तो ये जो अधिकार है वो आपके अनुच्छेद 21 के तहत माना गया, तो इसका आंसर आपके अनुच्छेद 21 रहेगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामला किससे संबंधित है। तो ये आपके देखिए मूल अधिकारों में ये है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए हैं और वो कई वाद माने जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिए जाते हैं जैसे उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाद या जैसे कई सारे अलग अलग IR कोयलो वाद है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है मूल अधिकारों से रिलेटेड, तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब पूछे जाने लगे। तो ये बात जो है किससे संबंधित है, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता। तो देखिए उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश का जो मामला था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में निर्णय दिया कि जो शिक्षा का अधिकार है ये आपके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 21 है उसमें शामिल माना जाना चाहिए। तो ये आपके जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और इसके तहत इसके बाद क्या है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में क्या किया कि भाई इसके तहत जो है अनुच्छेद 21A का प्रावधान किया गया और इसके तहत जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये जो है आपके शिक्षा का अधिकार आपके अनुच्छेद 21A में उल्लेख, और ये कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। जैसे इसमें ऑप्शन से आपके धार्मिक स्वतंत्रता, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण और
समान अवसर शिक्षा के अधिकार से। तो अपराध और दोष सिद्धि से संबंधित जो अनुच्छेद अपन ने आपको बताया था 20वां, और ये है जो गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण प्रिवेंटिव डिटेंशन से संरक्षण जो है वो आपके इसमें है कि जैसे गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में। अपराध और दोष सिद्धि का उल्लेख वो आपके अनुच्छेद 20 में है। तो यहाँ पे 20 और 22 में ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। गिरफ्तारी से संबंधित प्रोविजन आपके अनुच्छेद 22 में है और अपराध और दोष सिद्धि ये आपके अनुच्छेद 20 में है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके है 23वां। तो यहाँ पे अपन जैसे अनुच्छेद 12 से मौलिक अधिकार जो है आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप अपन एक एक अनुच्छेद का भी लगभग ऑलमोस्ट एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि अनुच्छेद में कई बार क्या है, डायरेक्ट प्रोविजंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम के प्रतिषेध से, बाल श्रम निषेध से, संपत्ति के अधिकार और शिक्षा के अधिकार। तो अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम, मतलब एक तो जबरदस्ती काम कराना, बेगार मजदूरी वैसा, और मानव दुर्व्यापार मतलब मानव का व्यापार करना, तो वो सब चीजें जो है अनुच्छेद 23 में संबंधित है। बाल श्रम निषेध जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रम निषेध, ये आपके अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A में अभी उल्लेख है इसका, ये मूल अधिकार नहीं है, ये भी चीज ध्यान रखें। शिक्षा का अधिकार आपके अनुच्छेद 21A में है। तो बाकी आर्टिकल्स भी आप ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर अपन डिस्कस करते हैं तो अपने को याद करने की जो पॉसिबिलिटी है वो आपके सबसे ज्यादा रहती है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके है उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश। देखिए ये कई बार क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको ये भी चीजें समझे कि ये जो उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश वाद है ये दूसरी बार अपने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को किस अनुच्छेद का अंग माना? वहां पे पूछा गया था कि भाई उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। अब यहाँ पे और एडवांस पूछा गया है किस अनुच्छेद के तहत माना गया? तो अनुच्छेद 14, 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32। तो ये अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना और इसी के तहत ही जोड़ा गया नया अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21A, जिसके बारे में अपन ने अभी बात की। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये आपके देखिए अनुच्छेद 22 जो आपके गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण से रिलेटेड है कि मतलब जो अगर गिरफ्तारी की जाए या प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अगर गिरफ्तारी की जाए तो निवारक निरोध मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन की अधिकतम अवधि सामान्यतः कितनी है? मतलब अनुच्छेद 22 के तहत ये इसकी अवधि कितनी है? ऑप्शन है 2 माह, 3 माह, 6 माह और 12 माह। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो है किसी व्यक्ति को बिना कारण के गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे अभी रिसेंट जो है सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी कारण के, मतलब बिना कारण बताए के। ठीक है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है बिना न्यायालय को कारण बताए। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है 3 माह की अवधि तक रखा जा सकता है। इसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो है केंद्र सरकार एक सलाहकारी बोर्ड जो है वो गठित करती है, उस बोर्ड की सिफारिश पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसकी अवधि कितनी होती है? जनरली 3 माह होती है, हालांकि इसको बढ़ाया भी जा सकता है। आगे अपन बात करें किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व का नहीं बल्कि सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। मतलब सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में की, किस मामले में की? तो ऑप्शन है केशवानंद भारती मामला 1973, मेनका गांधी मामला 1978, ओल्गा टेलिस मामला 1985 और मुरली देवड़ा मामला 2001। तो यहाँ पे देखिए ओल्गा टेलिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ जीवन का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व नहीं बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार भी आपके अनुच्छेद 21 में शामिल है। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट आपके अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध की अवधि जो थी 3 माह की थी। अब देखिए उसमें और एडवांस क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 3 माह से अधिक किस स्थिति में बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शंस के बारे में बात करें, वैसे मैंने इसका आंसर आपको बता दिया, फिर भी अपन ऑप्शंस के बारे में बात करें। संसद की अनुमति से, राज्यपाल की सिफारिश से, उच्चतम न्यायालय की अनुमति से और सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर। तो देखिए केंद्र सरकार इस संदर्भ में सलाहकार बोर्ड गठित करता है और उसकी सिफारिश पर जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में अवधि, गिरफ्तारी की जो अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर आपके रहेगा सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर। यहाँ पे देखिए संसद की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, बोर्ड की सिफारिश पर उसकी जो है गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अनुच्छेद 300A में निहित संपत्ति के अधिकार के अनुसार। अब देखिए क्वेश्चन कैसे
अभी तक क्या है कि जैसे संपत्ति के अधिकार का उल्लेख पूछते थे, अनुच्छेद 300A में उल्लेख है, लेकिन अब उसमें प्रोविजंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से किसी भी समय वंचित किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। राज्य केवल विधि द्वारा संपत्ति अधिग्रहण कर सकता है, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति की संपत्ति कानून द्वारा अधिग्रहण कर सकता है, इसके अलावा जो है किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। संपत्ति का अधिग्रहण न्यायालय के आदेश से होता है, ये भी सही नहीं है। संपत्ति केवल कृषकों को प्राप्त है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो न्यायालय के आदेश से नहीं, इसका जो है विधि द्वारा भी किया जा सकता है, तो ये हाफ करेक्ट है। तो मोस्ट करेक्ट क्या है, राज्य केवल विधि द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जो एक तो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स के अंदर जो है प्रोविजंस का भी पूछा जा रहा है कि इसमें क्या प्रोविजन है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा गया था। आगे अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी रीट निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकती है। मतलब कोई अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है तो कौन सी रीट उसे रोकती है। हैबियस कॉर्पस, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो देखिए, जो कार्य क्षेत्र से बाहर कार्य करने को रोकती है वो है आपके प्रोहिबिशन या प्रतिषेध रीट जो है वो रोकती है। ये जो रीट है आपके, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। आगे अपन बात करें, जो रीट जारी की जाती है वो देखिए, जैसे कौन कौन सी रीट जारी की जाती है। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक आपके परमादेश, एक प्रतिषेध, उत्प्रेषण और को वारंटो या किस अधिकार प्रच्छा। तो 5 प्रकार की याचिकाएं दायर की जाती है। अब जैसे कौन सी याचिका, कौन सी रीट न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, जब कोई निचली अदालत या प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय देता है। अगर कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे तो कौन सी याचिका दायर की जाती है, परमादेश, उत्प्रेषण, हैबियस कॉर्पस और को वारंटो। तो देखिए, उत्प्रेषण जो है वो आपके सर्चियोरी या उत्प्रेषण जो है वो अगर अपने निचली अदालत न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दे तो ये याचिका दायर की जा सकती है। परमादेश जो है, यदि कोई संस्था आपके जो है निर्धारित कार्य नहीं कर रही है, अब जो क्षेत्र उसका अधिकार क्षेत्र है वो कार्य नहीं कर रही है, तो इस संदर्भ में न्यायालय द्वारा न्यायालय में ये याचिका दायर की जा सकती है। इसके तहत परमादेश, जो हम आदेश देते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है, इसके तहत न्यायालय वह निर्धारित कार्य करने का आदेश देता है। हैबियस कॉर्पस जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का इंग्लिश वर्जन है। यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई है तो उसे जो है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित करवाना होता है। को वारंटो जो है अधिकार प्रच्छा या को वारंटो है, यदि किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से कोई पद धारण किया है तो उस संदर्भ में ये याचिका आपके दायर की जाती है। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के बीच मुख्य अंतर क्या है। मतलब अपन ने इसके बारे में डिस्कस भी किया, फिर भी आप देखिए आपको याद है या नहीं। अनुच्छेद जो 32 है वो उच्च न्यायालय से संबंधित है, 226 आपके सर्वोच्च न्यायालय से। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार से संबंधित है, जबकि 226 अन्य विधिक अधिकारों से भी। अनुच्छेद 32 नीति निर्देशक से संबंधित है, 226 केवल केंद्र सरकार पर लागू होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत जो है आपके, अनुच्छेद 32 के तहत तो जो है अगर आपके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हो। अनुच्छेद 26 के तहत भी अगर संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा यह भी है कि विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भी आप हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन पूछ लिया कि यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, बिल्कुल सही है, जबकि 2026 मौलिक अधिकारों के साथ साथ जो है विधिक अधिकारों से भी संबंधित है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो करेक्ट रहेगा वो आपके बी रहेगा। तो ये आपके और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 32 और 226 के बारे में आपको एक तो आइडिया है या नहीं, और उसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो विधिक अधिकार है उसके बारे में भी आपको आइडिया है या नहीं। तो ये आपके और लेवल टफ, और इसके अकॉर्डिंग जैसे संवैधानिक अधिकारों में दोनों को समान शक्तियां, लेकिन विधिक अधिकारों के संदर्भ में जो है आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। ये भी आप चीज ध्यान रखें। ये भी आपके जो है स्टेट यूपीएससी के एग्जाम में आपके कथन कारण में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करता है। ऑप्शन से अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 51A। तो देखिए, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को प्रस्तुत करता है वो आपके 25 से 28 से संबंधित है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो ये धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 32 जो है अपन ने बात की संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है।
अनुच्छेद 44 जो है आपके समान नागरिक संहिता जो अपन ने नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ी है, तो उससे संबंधित अनुच्छेद 51A आपके मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अपन अब बात करते हैं अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है। अब देखिए अनुच्छेद 30 जो है 29-30 के बारे में अपन ने बात की, संस्कृति एवं शिक्षा जो अल्पसंख्यकों या माइनॉरिटी से संबंधित है। लेकिन उससे और एडवांस क्वेश्चन क्या पूछा है कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार जो है वो किन किन को दिए गए हैं, माइनॉरिटी में किन किन को दिए गए हैं। केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्राप्त है, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राप्त है, दोनों धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राप्त है, या केवल अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त है। तो जो अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को प्राप्त है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके है अनुच्छेद 358 का संबंध किससे, अपन ने इसको पढ़ रखा, फिर भी आप बताइए। जैसे आपातकाल की समाप्ति से, अनुच्छेद 19 में वर्णित अधिकारों के निलंबन से, राज्यपाल की शक्तियों से और न्यायपालिका की शक्ति से। तो अनुच्छेद 358 जो है ये आपके अनुच्छेद 19 में वर्णित अधिकारों के निलंबन या सस्पेंशन से संबंधित है। अपन ने इसके बारे में अभी पढ़ा था कि अनुच्छेद 358 के तहत जो है यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए और वह राष्ट्रीय आपातकाल यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण से लगाया जाता है तो उस दौरान जो है अनुच्छेद 19 भी निलंबित हो जाता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया 1978 में कि यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। तो ये चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट की, तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होंगे। जो अपन ने अभी बात की अनुच्छेद 358 के तहत युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या उपरोक्त सभी। तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है अनुच्छेद 19 के जो मूल अधिकार है वो निलंबित नहीं होंगे। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपके देखिए एक बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया। तो ये आपके सबसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में से हैं कि भाई अब देखिए मूल अधिकारों के संदर्भ में, एक सेकंड थोड़ा खांसी का दिक्कत है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर। अब देखिए बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य मतलब पूछा है ये किससे संबंधित है, किस सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया है वो किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन से आपके मृत्युदंड असंवैधानिक है, मृत्युदंड अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा इस निर्णय ने, मृत्युदंड केवल राष्ट्रपति की अनुमति से दिया जा सकता है। तो देखिए इस बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद ये 1980 में संबंधित है। इसके तहत ये जो है मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो है आपके मृत्युदंड, ये जो फांसी की सजा है, ये आपके जो है मूल अधिकारों का उल्लंघन मतलब अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता है। और यहाँ पे बच्चन सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया कि जो मृत्युदंड का जो प्रावधान है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टर्म में दिया जाना चाहिए, मतलब दुर्लभतम मामलों में दिया जाना चाहिए कि वो सबसे जघन्य अपराधों में से एक हो, तब जाके कोई मृत्युदंड दिया जा सकता है। नॉर्मल या जो गंभीर अपराधों की श्रेणी में भी मृत्युदंड की सजा से बचा जाना चाहिए। तो मतलब बच्चन सिंह वाद में ये एक क्लैरिफिकेशन दिया गया कि मृत्युदंड जो है वो संवैधानिक है, मतलब ये कोई असंवैधानिक नहीं है, इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा गया। लेकिन ये भी ऐड किया कि इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले मतलब दुर्लभतम मामलों में इसमें मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये आपके टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन भी है। अब देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 358 अपन ने पढ़ा अभी, अनुच्छेद 19 के अधिकारों के निलंबन का उल्लेख है, और कौन सी स्थिति में निलंबन नहीं होता उसके बारे में भी बात की, वो है सशस्त्र विद्रोह। अनुच्छेद 359 सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। तो यहाँ पे देखिए सभी इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन से शामिल नहीं है, तो अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं होता, ये चीज ध्यान रखें। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी जो मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए जो सुमेलित है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए अपन ने बात की थी कि भाई
अनुच्छेद जो 20-21 है, ठीक है, ये आपके कैंसिल हो गया। अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो आपके निलंबित नहीं होंगे। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपके आंसर क्या होएगा, यहाँ पे आपके आंसर रहेगा ए, बी और डी। यहाँ पे डी सी आपके नहीं होएगा, करेक्ट नहीं है ना, तो ए, बी और डी। तो यहाँ पे आपके आंसर करेक्ट रहेगा बी, केवल ए, बी और डी। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं मौलिक अधिकारों से रिलेटेड। अपन आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, वीडियो जो इसके जो कंटेंट है वो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपन नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।